हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट। ट्रांसफार्मर की बनावट में कौन कौन से भाग होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर की बनावट। बनावट के आधार पर याद रखिएगा, बनावट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ लिख लेंगे बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मुख्य 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग में पहला भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पहला भाग लिख लेंगे। पहला भाग का नाम है, और यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा। तो पहला का नाम है पटलित क्रोड। क्या है? पटलित क्रोड। ट्रांसफार्मर की बनावट में पहला भाग क्या है? पटलित क्रोड है। दूसरा जो है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक जो है कुंडली है। और यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा जो लिखेंगे द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर की जो है बनावट के आधार पे कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला का नाम है पटलित क्रोड, दूसरा का नाम है प्राथमिक कुंडली और तीसरा का नाम है द्वितीयक कुंडली। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, पटलित क्रोड। तो पटलित क्रोड क्या होता है? अब ये ट्रांसफार्मर में जो है पटलित क्रोड कहाँ पे लगाया जाता है, अब इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो यह जो ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। नीचे वाला जो देख रहे हैं यह द्वितीयक कुंडली है। क्या है? द्वितीयक कुंडली है। और यहाँ पे जो देखेंगे नर्म लोहे का जो है आयताकार जो है क्या होती हैं? पट्टियाँ हैं। यह आयताकार पट्टियाँ जो हैं ये नर्म लोहे का जो है एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर जो है तह के रूप में रखा जाता है। तो यह जो बीच वाला जो भाग दे रहे हैं इसका नाम क्या है? पटलित लौह क्रोड इसको बोला जाता है। ये किसका बना होता है? नर्म लोहे का जो है बना होता है। और इसकी आकार कैसे होता है? आयतकार होता है। क्या होता है? आयतकार होता है। और एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर जो है यह तह के रूप में रखा जाता है। तो समझ लिए होंगे कि पटलित क्रोड किसका बना होता है। तो इसमें जो नर्म लोहे का जो है आयतकार पट्टियां का बना होता है। इसमें बहुत से सारी जो है नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं। इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इस लोहे को क्या कर दिया जाता है? विद्युत रोधी कर दिया जाता है। और आवश्यकता अनुसार इसे मोटा बना लेते हैं और इसके बीच में जो है काट लेते हैं। बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, कटा रहता है। बीच वाला भाग क्या है? कटा रहता है। और इसी भाग को क्या कहा जाता है? पटलित लौह क्रोड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है पटलित क्रोड के नीचे जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ लिख लीजिए, इसमें नर्म लोहे का, इसमें कौन से लोहे का? नर्म लोहे का आयताकार पट्टियां का बना होता है। आयताकार क्या है? पट्टियां का बना होता है। पट्टियां का बना होता है का बना होता है। मतलब जो ये पटलित क्रोड है यह नर्म लोहे का जो है आयताकार पट्टियों का क्या होता है? बना होता है। इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। इसमें
इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बहुत सारी, इसमें बहुत सारी, बहुत सारी नर्म लोहे, नर्म लोहे की पट्टियाँ, नर्म लोहे की पट्टियाँ होती हैं। नर्म लोहे की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है। मतलब जो ये लोहा लगा होता है, नर्म लोहे का जो बना होता है क्रोड, इसे क्या कर दिया जाता है, विद्युत रोधी कर दिया जाता है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कर दिया जाता है, दिया जाता है। आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार इसे क्या करते हैं, मोटा बना लेते हैं। आवश्यकतानुसार इसे क्या करते हैं, मोटा बना लेते हैं, बना लेते हैं। इसे आवश्यकतानुसार क्या करते हैं, मोटा बना लेते हैं तथा इसे बीच में काट लेते हैं। इसे बीच में क्या करते हैं, काट लेते हैं। इसे बीच में काट लेते हैं, काट लेते हैं। इससे पटलित क्रोध प्राप्त होता है। जिससे क्या लिखेंगे, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, पटलित, पटलित लौह क्रोड प्राप्त हो जाता है। लौह क्रोड प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। तो पटलित क्रोड समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें नर्म लोहे का जो है, यह जो बना होता है, यह नर्म लोहे का जो है आयताकार पट्टियों का बना होता है। इसमें बहुत सी सारी जो हैं नर्म लोहे की पट्टियाँ होती हैं और इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे क्या करते हैं, मोटा बना लेते हैं और इसे बीच में काट लेते हैं, जिससे पटलित लौह क्रोड प्राप्त हो जाती हैं। तो पटलित क्रोड जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्राथमिक कुंडली। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, प्राथमिक कुंडली। अब ये ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली है, अब इसका मतलब क्या है। तो ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर जो है कल बताया गया था 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। यदि वो दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो बताया गया था ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में जो होते हैं फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं। किस कुंडली की बात कर रहे हैं, मतलब किस ट्रांसफार्मर का, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती हैं और द्वितीयक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो यहीं पर जो है प्राथमिक कुंडली का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है, कौन सा है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं। और जो है अगर उपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। तो यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं, यदि यदि अपचाई, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर हो, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में क्या होती हैं, फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं, अधिक होती हैं।
यदि, ध्यान देंगे, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या कम होती हैं। बस एक दूसरे का उल्टा लिखना है, कम होती हैं। कितना आसान है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक होती हैं। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ये अपचाई है और ये क्या है, ऊंचाई है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती हैं वहाँ पर पतली तार लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं जिस कुंडली में फेरों की संख्या, जिस कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं वहाँ पर पतले तार, ध्यान दीजिए कौन सा तार, पतले तार लेते हैं, पतले तार लेते हैं तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या, जिस कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं, फेरों की संख्या कम होती हैं वहाँ पर कौन सा तार प्रयोग करेंगे, मोटे तार लेते हैं, मोटे तार लेते हैं, तार, ध्यान दीजिएगा, तार लेते हैं। क्या लिखेंगे, जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती हैं, जहाँ फेरों की संख्या अधिक है वहाँ पर पतले तार लेते हैं, और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहाँ पर मोटे तार लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कुंडली का मतलब क्या है। अब हमें यहाँ पे नोट कर लेंगे द्वितीयक कुंडली। अब हेडिंग नोट कर लीजिए, द्वितीयक कुंडली। तो द्वितीयक कुंडली क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं। तो बस यहीं पर यही लिखा जाएगा, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होंगी। बस एक दूसरे का यहाँ उल्टा लिखना है। तो चाहे इसको देख करके भी लिख सकते हैं, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है, क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर है, अपचायी ट्रांसफार्मर है तो यहाँ अपचायी ट्रांसफार्मर है तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में। किस कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में। पहले क्या था, प्राथमिक कुंडली था, अब क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, अधिक होती हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कम होती हैं। बस बनाना है, कैसे बनना है इसको बनाइए, सीखिए। क्या लिखेंगे, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है
ट्रांसफार्मर है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में जो है प्राथमिक कुंडली क्या होता है और द्वितीयक कुंडली का मतलब क्या होता है और पटलित क्रोड क्या होता है। तो आज की वीडियो में जो है ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में बताया गया और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट भी कर लिए होंगे। यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा। आपको परिभाषा आपको याद हो जाएगा, नियम याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।